होमो heidelbergensis यस। और निएंडरथल्स? अब होमो, इनको हम बोलते हैं आर्क होमो सेपियंस। होमो इरेक्टस से होमो सेपियंस बनने के बीच में जो एक ट्रांजिशन स्पीशीज है उसको हम होमो हेग्लिबिसिस, जो भी दैट्स द वर्ड, आर्क होमो सेपियंस, वो बोलते हैं। यहां पे हमारे पास में एक जगह पे निएंडरथल्स और दूसरी जगह पे डेनिसोवियंस आते हैं। निएंडरथल्स नेवर एंटर्ड अफ्रीका, वो सिर्फ यूरोप के और थोड़े से ठंडे इलाके में रहते थे। अब यहां पे दोबारा इट कम्स बैक टू अफ्रीका, क्योंकि जो 17 लाख साल पहले माइग्रेशन हुई थी उसी में से एक नई स्पीशी डेवलप हो रही है जो है निएंडरथल्स, और उसी में से एक नई स्पीशी डेवलप हो रही है दैट आर डेनिसोवियंस, जो हमारे सब कॉन्टिनेंट में भी थोड़े बहुत थे। तो ये दो स्पीशीज यहां पे आई, लेकिन ये दोनों स्पीशीज सरवाइव नहीं कर पाई। इसके पीछे भी मल्टीपल थियरीज हैं। वार्मिंग ऑफ द अर्थ, और दूसरा है कॉन्फ्लिक्ट विद ह्यूमंस, कि जब होमो सेपियंस बाहर निकलने लगे तो निएंडरथल्स के साथ में कॉन्फ्लिक्ट होने लगे। देखने में तो बहुत ही छोटी सी चेन लग रही है, लेकिन ये चेन भी 3 लाख साल के आसपास की है। और आई थिंक हमें जो अर्लीस्ट डेनिसोवियन मिलता है दैट इज अराउंड 65,000 ईयर्स ओल्ड। ओके। तो यूरोप के अंदर निएंडरथल्स थे और साइबेरिया साइड डेनिसोवियंस थे। डेनिसोवियंस हमें चाइना में भी मिलते हैं और साउथ एशिया में भी हमें थोड़े बहुत मिलते हैं। और साउथ एशिया पूरा ही एक ऐसा रीजन है जहां पे फॉसिल्स और डीएनए सर्वाइव नहीं करता, इसीलिए हम फॉसिल्स के बेस पे नहीं बोल सकते कि ये जो होमो इरेक्टस की माइग्रेशन का वेब है कितना ज्यादा एक्सपैंड कर रहा था। तो नॉर्थ में आगे अपने यूरोप के साइड में निएंडरथल्स लास्टेड फॉर अप्रॉक्सीमेटली टिल 40,000 बिफोर प्रेजेंट। दे कुड नॉट सर्वाइव। 2 एनालॉजीज बिहाइंड इट। पहली एनालॉजी है कि ह्यूमंस वहां गए, निएंडरथल्स और हमारा कॉन्फ्लिक्ट हुआ, हम ज्यादा स्ट्रांग थे, हमने निएंडरथल्स को डिफीट कर दिया। द सेकंड थियरी इज कि जैसे जैसे एनवायरनमेंट गर्म हो रहा था दे कुडंट सर्वाइव। अब यहां पे चैप्टर खत्म होता है हमारे आर्क ह्यूमंस का या फिर आर्क होमो सेपियंस का, और होमो सेपियंस की कहानी शुरू होती है। यानी कि हम करीब करीब 1.5 लाख साल को एग्जिस्ट करे थे निएंडरथल्स के साथ। यस। अब ये कॉन्फ्लिक्ट की कहानी शुरू होती है जहां पे आती है आउट ऑफ अफ्रीका माइग्रेशन। आउट ऑफ अफ्रीका माइग्रेशन इज सेड टू हैव स्टार्टेड अराउंड 70,000 बिफोर प्रेजेंट। 70,000 साल पहले अफ्रीका से हम बाहर आए थे। सबसे पहले हम गए थे अरेबिया। अरेबिया के बाद में ईरान, ईरान के बाद में इंडिया, इंडिया की कोस्ट को फॉलो करते करते साउथ ईस्ट एशिया, और उसके बाद में फाइनली ऑस्ट्रेलिया। ये माना जाता है हमारा राउट। अब ये जब सारी डेवलपमेंट हो रही थी, अब अभी हमने सिर्फ 2 ही पिक्चर्स देखी हैं। अफ्रीका में क्या हो रहा था? एक फॉसिल और एक हमने आर्कियोलॉजी। हाँ। अभी तीसरी कड़ी जो बहुत ही न्यू है 1980s के अंदर स्टार्ट हुई, विच इज जेनेटिक्स। और यहां पे एक सबसे बड़ी स्टडी आती है कि जो अफ्रीका के अंदर ह्यूमंस मिलते हैं उनके अंदर जीन डाइवर्सिटी सबसे ज्यादा है। तो एक कंसेंसस माना जाता है, जब इंडिया की बात ना हो तब ही, कि जितनी ज्यादा डाइवर्सिटी उतना पुराना ओरिजिन। जीन डाइवर्सिटी क्या होता है, थोड़ा समझा दें। जीन डाइवर्सिटी ये कि आज अब हमने एवोल्यूशन देखी 26 लाख साल से 1 लाख साल पहले तक की, जब हम ह्यूमंस बने। तो जो जीन्स होते हैं हमारे अंदर, डीएनए है, जिसको हम आज के टाइम में बहुत चीज़ों में इंटरप्रेट करते हैं। कोई कहता है कि हमारा ग्रोइंग डेटा है, कोई कहता है हमारा हिस्टोरिकल डेटा है। डीएनए डिसाइड्स कि हम आज क्या बनेंगे, हमारी शक्ल कैसी होगी, हमारी नाक कैसा होगा, हमारी सर्वाइवल इंस्टिंक्ट क्या होगी, हम कौन से स्पीशीज होंगे। तो डीएनए के अंदर एक जीन होता है। फॉर एग्जाम्पल हम इनको 2 चीज में डिवाइड करते हैं, एक होता है वाई क्रोमोसोम, एक होता है माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए। माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए इज पास्ड फ्रॉम मदर टू सन एंड मदर टू डॉटर। और यहां पे भी एक कंफ्यूजन मैं सबकी क्लियर कर दूं कि सिर्फ फीमेल टू फीमेल ट्रांसमिशन नहीं होता माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए का। हम माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए के बिना सर्वाइव नहीं कर सकते, दैट इज द स्टोरेज हाउस। तो मेल्स के अंदर भी जाता है, लेकिन सिर्फ मदर्स ट्रांसमिट करती हैं। फादर अपना माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए नहीं ट्रांसमिट करता। एक जीन है जो वुमेन के अंदर मिसिंग होता है, वो होता है वाई क्रोमोसोम, जो सिर्फ और सिर्फ मेल्स के अंदर होता है।
अगर मेरे स्पर्म सेल के अंदर वाई क्रोमोसोम जाके मॉम के एग के साथ में मिल रहा है तब मेल बॉय होगा, अगर वो नहीं मिलता है तो फीमेल चाइल्ड होगा। तो ये होते हैं हमारे सबसेट या फिर इनको बोलते हैं स्ट्रैंड्स ऑफ डीएनए। अब हमारे पास में बहुत सारे डीएनए, फॉर एग्जांपल माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए में M1, M2, M6, M16 ऐसी वेरिएशंस होती हैं और टाइम टू टाइम ये इवॉल्व होती रहती है वेरिएशंस। फॉर एग्जांपल आर्यन जीन जिसको बोलते हैं R1A हैज बीन डिवाइडिंग कंटिन्यूसली, जिसकी वजह से हमारे बहुत सारे फीचर्स, शार्प फीचर्स, ब्लू आईज, ये सब इससे एसोसिएट किया जाता है। R1A से आया R1A1, R1A1B, R1A1C, R1A1Z, तो ये होते हैं सबसेट। तो जब हम अफ्रीका की बात करते हैं उसके अंदर सबसे ज्यादा सबसेट बन चुके हैं हमारे डीएनए के। इसका मतलब है डाइवर्सिटी बहुत है, क्योंकि तरह तरह के डीएनए के स्ट्रैंड्स हमें मिलते हैं अफ्रीका के ह्यूमंस के अंदर। बाकी कंट्री में इतनी ज्यादा डाइवर्सिटी नहीं है, इतने ज्यादा जीन्स नहीं मिलते एक साथ। अफ्रीका के बारे में सबसे स्पेशल चीज क्या है? इट्स अ प्योर होमोसेपियन डीएनए। बाकी जो पॉपुलेशन है दुनिया की उसके अंदर 0.1 to 0.2 निएंडरथल या डेनिसोवियन डीएनए भी मिल सकता है। तो बेसिकली साइंस यानी क्रॉस ब्रीडिंग हुई थी उस समय में थोड़ी बहुत। हो सकता है क्रॉस ब्रीडिंग हो सकता है कि बस एक ही फीमेल एंसेस्टर हो जो निएंडरथल हो जिससे बाकी सब निकल के आए, क्योंकि जो इसकी क्वांटिटी है वो बहुत कम है। अफ्रीकन के अंदर एब्सेंट है। That's why it is said कि Africans were the cradle of civilization. Africa was the cradle of civilization basically. Purest DNA Homo sapiens yes. का Africans का है। और अफ्रीका के अंदर सबसे ज्यादा डाइवर्सिटी है तो वो सबसे पुराना है। और ये पॉइंट इसलिए इतना इंपॉर्टेंट है क्योंकि एक मेरा बहुत पहले डिबेट हुआ था एक फोरम में जिसमें यही पॉइंट सबसे बड़ा काउंटर बनता है आर्यन इन्वेजन थियरी का। तो यहां पे आपको हिपोक्रेसी देखने मिलती है वेस्टर्न साइंस की। जो उनका नैरेटिव सूट करता है वहां पे डाइवर्सिटी इज इक्वल टू एज आ जाता है, लेकिन जहां पे उनका नैरेटिव सूट नहीं करता वहां पे डाइवर्सिटी इज नॉट इज इक्वल टू एज। तो ये होती है हिपोक्रेसी की लाइव एग्जांपल ऑफ वेस्टर्न मीडिया एंड वेस्टर्न हिस्ट्री। तो अब यहां पे जेनेटिक्स, आर्कियोलॉजी और फॉसिल्स, नाउ दे कंप्लीट अ पिक्चर। तो हमारे पास में साइंटिफिक बैकिंग है कि ह्यूमंस अफ्रीका में इवॉल्व हुए थे।